हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा ग्रेडियंट का, और उसके बाद हम ग्रेडियंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। डेल ऑपरेटर के बारे में और जानेंगे कि डेल ऑपरेटर का और आगे क्या यूज होगा। और फिर हम लोग डेल ऑपरेटर के बाद जानने के बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जानने के बाद और आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जानने के बाद ग्रेडियंट का इस ग्रेडियंट वाले पार्ट को हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसके पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो ग्रेडियंट होता है वो ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो मैंने प्रूफ आपको ग्रेडियंट के लिए पिछले क्लास में करवाया था वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपके फिजिकल इंटरप्रिटेशन को दिखाता है। किसके? ग्रेडियंट के। ठीक, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन वहां से आप लोग देख सकते हैं। और इस क्लास में हम लोग केवल जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए बात करेंगे। किसके लिए? ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, तो पिछला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले क्लास का ही जो फॉर्मूला लास्ट में आपका आया था उसी चीज का यूज करके हम लोग जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। किसका? ग्रेडियंट का। ठीक है, तो यही रहेगा आज के लेक्चर में। और आई होप कि आप लोग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और स्वास्थ्य अच्छा है और आप कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिए, जिससे क्या हो कि जो भी टॉपिक आपको बताया जाए उसको नोट करते रहिए। ये बार बार मैं आपको क्लासेस में बताता हूं, तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आप जो भी टॉपिक बताया जा रहा है वो बिना कॉपी पेन, कोई चाहे किसी भी टीचर का क्लास हो, बिना कॉपी पेन के आप बिल्कुल मत पढ़ने बैठिए। क्योंकि आपको फिर लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप उसको लिख के अपने तरीके से समझेंगे नहीं। ठीक है, तो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जो टॉपिक रहता है वो एक दो बार रिपीट हो जाता है, तो वो जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, इसका आपको एक्सपीरियंस जब एग्जाम में बैठेंगे, तो एग्जाम में जब तैयार करेंगे, जब दोबारा पूरे यूनिट को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, तो वहां पे आपको इसका असर दिखेगा। तो चलिए अब अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और पहले देखेंगे कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ग्रेडियंट का क्या होता है। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, अब ग्रेडियंट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जियोमेट्री से हमारा ग्रेडियंट क्या शो करता है, क्या दिखाता है। इस चीज को हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ग्रेडियंट के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग लेट कर लेते हैं एक वेक्टर ए है, और इस वेक्टर को वेक्टर नहीं लेना है, आपको स्केलर फील्ड लेना है। स्केलर फील्ड लेना है। ठीक है, तो स्केलर के लिए आप मान लीजिए कि एक कोई आपका फाई है, स्केलर फील्ड फाई एक्स वाई जेड में आपको दिया गया है। ठीक है, या तो स्केलर फील्ड है आपका, ये आपको स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अब देखेंगे कि क्या अगर इसको हम लोग स्पेस में वेरी कराते हैं, अगर इस स्केलर फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, स्पेस में वेरी कराते हैं, तो जब स्पेस में वेरी करवाएंगे तो क्या होगा कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसमें जो चेंजेस होगा वो आपको उसका आंसर जो रहेगा, अगर हम लोग इसको स्पेस में वेरी करवाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, तो इसका आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी चेंजेस होगा, वाई एक्सिस में भी चेंजेस हो सकता है, जेड एक्सिस के लिए भी चेंजेस हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग आज प्रूफ करके देखेंगे कि क्या इस जो स्केलर फील्ड है, जो ये आपका हमने क्या लिया है, एक स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या होता है, मैंने क्लासेस में बताया है कि स्केलर फील्ड आपका कोई रीजन और स्पेस होता है जहां पे जो कि एक्सप्रेस किया जाता है स्केलर क्वांटिटी के द्वारा, जो कि एक फंक्शन होता है, सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। किसका? पोजीशन वेक्टर का। तो स्केलर फील्ड के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि इसमें अगर हम लोग चेंजेस
चेंजेस अप्लाई करते हैं तो कितना चेंजेस आपका आ सकता है या कितना वेरिएशन आपका ये स्केलर फील्ड कर सकता है, उस चीज को देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को लेट कर लेना है कि हमारे पास लेट टू सरफेस, हम लोग दो सरफेस को ले लेते हैं। दो सरफेस हमने मान लिया कि एक S1 है एंड S2, ठीक है। दो सरफेस हमने किस पे मान लिया, आपके इस तरीके से मान लीजिए कि एक्स वाई जेड एक्सिस आपको इस तरीके से दिया गया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इस पे हमने दो सरफेस को ले लिया, दो सरफेस इस तरीके से हमने दो सरफेसेस को ले लिया, ठीक। ये दो सरफेस है हमारा, ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है, ठीक। तो अब इस पे जो आपका स्केलर फील्ड का जो इक्वेशन है, जो फाई की वैल्यू है S1 के लिए आपका क्या है, फाई एक्स वाई जेड है, और इसके लिए ये फाई के बराबर है, और इसको हमने मान लिया कि ये कांस्टेंट C1 से दिखाया जा रहा है, ठीक है। बस मान लीजिए कि जो आपका स्केलर फील्ड हमने माना है वो उसको C1 कांस्टेंट से दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सरफेस S2 पे मान लेते हैं कि जो फाई एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, इसको रिप्रेजेंट किया गया फाई प्लस डी फाई से, क्योंकि सरफेस S2 में कुछ तो हमको वो अलग दिखाना होगा। क्यों आपका सरफेस S2 अलग है, तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस कर दिया, इसके स्केलर फील्ड में हमने चेंजेस कर दिया, ठीक। तो ये आपका फाई प्लस डी फाई के बराबर है, फाई प्लस डी फाई के बराबर है, और इसको हमने अनदर कांस्टेंट से लिखा जो कि C2 के बराबर है, ठीक है। ये आपका C2 के बराबर है, ठीक। तो सरफेस हमने दो सरफेस ले लिया, एक S1 एक S2, जिसमें स्केलर फील्ड की जो वैल्यू दी गई है वो इस प्रकार है। अब देखिए क्या करना क्या है, हम लोग को मान लेते हैं कि हाँ, और यहां पे एक चीज और कि जो आपका जो चेंज हो रहा है, जो आपका सरफेस S1 से या S2 पे, सरफेस S1 तो मान लीजिए क्या है ही, आपका S2 पे जो भी चेंजेस हो रहा है, मतलब कि जो आपका डी फाई जो चेंज हुआ है, जो डी फाई आपका चेंज हुआ है, वो आपका क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जो डी फाई आपका चेंज हुआ है, मतलब इस पे अगर कोई दूसरा भी पॉइंट अगर हम लोग S2 सरफेस पे ले लें तो वो क्या होगा, उसका चेंज जो हुआ है वो आपका सेम रहेगा, मतलब डी फाई के ही बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये आप यहां तक तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे कैसे क्या करना है। हमने दो सरफेस ले लिया, ये सारी चीजें थी। हमने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट में ग्रेडियंट के, जो हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखा था, या ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था वो आपका कुछ इस प्रकार से था, डेल डॉट फाई इंटू डी आर वेक्टर के रूप में आपका फॉर्मूला मिला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे ही आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग को समझना है, ठीक। तो यहाँ पे हमने दो सरफेस मान लिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, हमने कोई पॉइंट यहाँ पे P मान लिया, ठीक है। कोई पॉइंट P मान लिया, और सरफेस S2 पे हमने एक पॉइंट R मान लिया, एक ऑर्बिटरी पॉइंट है R, ठीक है। और जो P से R के बीच में जो डिस्टेंस है, जो P से R के बीच में डिस्टेंस है, उसको हमने dr से दिखाया है, ठीक है। जो P से R का जो डिस्टेंस है, जो P से R का डिस्टेंस है, उसको हमने एक वेक्टर dr वेक्टर से हमने दिखाया हुआ है, ठीक है, dr से दिखाया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, तो अगर P से R तक का अगर हम लोग को क्या लिखना हो, क्या चेंजेस लिखना हो, तो चेंजेस आपका किस प्रकार से निकल के आएगा। चेंजेस अगर लिखना हो तो देखिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो आपको पिछले क्लास में मैंने फर्स्ट इक्वेशन जब बताया था, तो डी फाई आपको कुछ चेंजेस एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिखा था, कुछ इस प्रकार से। देखिए डेल ए लिखा था, सॉरी यहाँ पे डेल फाई कर लीजिए,
डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू dx, हमने dx के अलोंग इतना dx के अलोंग ये वाला चेंज लिखा था, वहीं पे हमने क्या लिखा था, डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई लिखा था, किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। और जो डेल फाई बाई डेल जेड लिखा था, किसके अलोंग, डी जेड के अलोंग। ये मैंने पिछले क्लास में आपको ये वाला इक्वेशन स्टार्टिंग में ही, जो आपका एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो भी चेंजेस हो रहा था वो इसके बराबर आपका निकल के आ रहा था। ठीक है, तो यहां पे जैसे यहाँ पे जब एक्स एक्सिस था तो यहाँ पे डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डीएक्स लिखा गया। अब वहीं पे वाई एक्सिस था तो वाई एक्सिस को वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखा गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो आपका dr है, यहाँ पे तो dr है और हमारा स्केलर फील्ड क्या है, फाई है। तो यहां से हमारा यही इक्वेशन, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, डी फाई का जो वैल्यू लिखा जाएगा वो डेल फाई अपॉन क्या लिखा जाएगा, डेल आर लिखा जाएगा इंटू डी आर लिखा जाएगा। इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर, इसको सेकेंड मान लीजिए, ये भी इक्वेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे निकला समझ में आया कि नहीं। हमने पिछले क्लास में जो चेंजेस हमने लिखा था एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग, उसको इसके एडिशन में हमने लिखा था। इसको लिखे हैं तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के लिए लिखा था तो क्या लिखा था, यहाँ पे डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डीएक्स लिखा था। इसी तरीके से अगर डेल आर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जो हमने डी आर माना है यहाँ पे, अगर डी आर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग यही चेंज अगर लिखना चाहे तो ये क्या इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर ये बिल्कुल इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या, अब इसको मैं इरेज कर दूं, नहीं रहने दे रहा हूं। ठीक है, आपको ये वाला स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बस आपको समझने के लिए है। ठीक है, तो इसको आप केवल समझने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ये इक्वेशन आपका यहां तक तो चीजें सही थी। अब देखिए क्या करना है कि एक पॉइंट जो आपका, जो यहाँ पे जो आपका S2 सरफेस है, इस पे अगर हम लोग डिफरेंट पॉइंट लेते हैं तो डी फाई की जो वैल्यू रहेगी हमेशा सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि हमने माना है कि जो डी फाई है वो आपका वो डिफरेंट पॉइंट पे जो डी फाई में चेंजेज होगा वो सेम होगा। तो इसी तरीके से जब डी फाई जो चेंज हमने निकाल रहे थे वो सेम होगा, तो अगर हम लोग S2 पे डिफरेंट पॉइंट लेंगे, डिफरेंट पॉइंट अगर लेते हैं S2 पे, तो वो भी मतलब डी फाई जो रहेगा, जो LHS है इक्वेशन किसका, इक्वेशन सेकेंड का, वो भी आपका क्या हो रहा है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो S2 आपका क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट S2, अगर S2 पे अगर हम लोग डिफरेंट पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट पॉइंट लेते हैं, क्या डिफरेंट पॉइंट लेते हैं, तो आपका जो डी फाई रहेगा, डिफरेंट पॉइंट के लिए भी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जो सरफेस S2 है, इसको मैं बना के दिखा दे रहा हूं, सरफेस S2 है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट P Q R कोई भी पॉइंट आपका रहे, सबके लिए जो डी फाई की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से क्लियर रखिए। अब देखिए क्या करना है, यहां तक तो चीजें सही थी, यहां पे मैंने डी फाई की भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ पे फिर से चलते हैं अपने डायग्राम पे, और यहाँ पे हमको एक S2 पे एक और पॉइंट लेना है Q। ठीक है, S2 पे एक और पॉइंट हमको क्या लेना है, पॉइंट Q लेना है। S2 पे एक और पॉइंट Q लेना है, और जो Q पॉइंट की ये खासियत है कि Q पॉइंट जो है वो सरफेस S1 के ठीक परपेंडिकुलर है, या हम लोग कहें कि P पॉइंट के नॉर्मल है। ठीक है, P पॉइंट का नॉर्मल मतलब क्या हुआ बेटा, कि जैसे मान लीजिए कि P पॉइंट है, P का नॉर्मल का मतलब
P का नॉर्मल Q अगर हम लोग ले रहे हैं तो मतलब P से परपेंडिकुलर आपका Q होगा। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर, नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर के बराबर होता है, मतलब परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। मतलब जो Q पॉइंट हमने जो नया पॉइंट लिया है वो नया पॉइंट क्या होना चाहिए, इस P पॉइंट के परपेंडिकुलर, ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मतलब इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यहां से हमने P पॉइंट को Q पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलर ले लिया। अब देखिए, और जो P और Q का जो डिस्टेंस हमने माना है, जो P और Q का जो डिस्टेंस हमने माना है वो dn के बराबर माना है। ठीक है, dn एक नया वेक्टर हमने मान लिया जो इसके डिस्टेंस को बता रहा है। अब देखिए dn हमने एक नया वेक्टर ले लिया। अब इसका जो इस मान लेते हैं कि जो PQ के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, PQ के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर हमारा एक n कैप है जो कि PQ के अलोंग है। ठीक है, हमने n कैप एक यूनिट वेक्टर ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया किसके अलोंग, अलोंग किसके ले लिया हमने, P और Q के, PQ के अलोंग हमने n कैप एक यूनिट वेक्टर भी ले लिया। तो यहाँ पे फिगर में आपका जो n कैप वेक्टर है, मान लीजिए कि हमने इतना n कैप वेक्टर इस तरीके से दिखा दिया। ठीक, तो ये था आपका, हमने एक डिफरेंट पॉइंट मान लिया सरफेस S2 पे, और उस सरफेस S2 पे एक ऐसा पॉइंट माना जो कि P पॉइंट के ठीक नॉर्मल हो, ठीक नॉर्मल हो, या सरफेस S1 के ठीक नॉर्मल हो पॉइंट Q पे। ठीक है, तो यहां से आपका ये आपका कुछ इस तरीके से ये आपका पूरा डायग्राम दिखेगा। अब देखिए क्यों हमने परपेंडिकुलर माना, क्योंकि परपेंडिकुलर जब हम लोग लेते हैं तो अगर किसी दो सरफेस के बीच में अगर हम लोग परपेंडिकुलरली जाते हैं तो वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, किसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर से मान लीजिए कि उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर जाने का जो रास्ता है वो हम दो तरीके से जा सकते हैं, और हमको क्या करना है कि हमको जल्दी से जल्दी सेकंड फ्लोर पे पहुंचना है। ठीक है, तो दो रास्ते आपके क्या क्या हो गए, मान लीजिए एक सीढ़ी वाला रास्ता हो गया और एक आपका लिफ्ट वाला रास्ता हो गया। ठीक है, तो जो आपका अगर हमको कम समय में सेकंड फ्लोर पे पहुंचना है तो हम लोग कौन सा रास्ता चुनेंगे, हम लोग हमेशा लिफ्ट वाले को कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो लिफ्ट वाला रास्ता रहता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलरली चलता है। ठीक है, हम लोग देखे हैं कि हमेशा वो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने इसलिए यहां पे सरफेस S2 पे एक पॉइंट ले लिया जो कि P के परपेंडिकुलर, P के नॉर्मल में आपका Q पॉइंट है, और इसी PQ के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मान लिया जो कि n कैप से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। अब यहां से अगर हम लोग कहें कि जो dr का सबसे छोटा रास्ता होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या माना था कि P से R के बीच में डिस्टेंस कितना माना था, dr माना था। अब इसी dr को सबसे छोटे डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर हम लोग dr मिनिमम की वैल्यू, dr आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बीच में, P और R के बीच में। तो dr जो मिनिमम होगा, जो dr मिनिमम होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने इस फिगर में क्या माना है, इस फिगर में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस dn के बराबर माना है। ठीक है, मतलब dr जो मिनिमम होगा वो dn के बराबर होगा। इक्वेशन थर्ड इसको बना लीजिए। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो आपका रेट होगा, जो dr से dn तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने पर, जो यहां से इस पॉइंट से यहां तक आने में जो रेट लगा, जो टाइम लगा, वो मैक्सिमम टाइम क्या लगा,
ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या लगा यहां से, तो यहां से डेल फाई और डेल आर जो चेंजेस की, जो डीआर के चेंजेस का जो रेट है वो आपका मैक्सिमम कब होगा, जब कब ये मैक्स रेट को फॉलो करेगा, ये आपका किसके बराबर होगा, कब ये मैक्सिमम होगा, जब यहां से ये डेल फाई और डेल एन के बराबर होगा। क्योंकि डेल एन आपका डीएन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों सरफेस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों सरफेस के बीच में ये परपेंडिकुलर रास्ता रहेगा जो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को दिखाएगा। ये चीज आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इसको, अगर मान लीजिए हम दूसरे तरीके से समझते हैं, तो अगर ये आपका दो सरफेस हमने ले लिया, दो सरफेस इस तरीके से हैं, तो इस सरफेस पे यहां तक पहुंचने में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट लिख लिया हमने, तो इस पॉइंट पे पहुंचने पे और इस पे कुछ पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिया, ठीक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट रास्ता हम लोग को तय करना पड़ेगा, अगर हम लोग ऐसे जाते हैं तो लॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से जाते हैं तो ये लॉन्ग हो जाएगा, या ऐसे जाते हैं तो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जब इसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो हम लोग सबसे कम समय में और सबसे तेजी से सभी रास्तों से पहले हम इस सेकेंड सरफेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसी चीज को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब उसका जो रेट जो होगा चेंज होने का, डेल फाई बाय डेल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डी आर को डी एन तक आने में जो रेट लगा, जो इस स्केलर फील्ड को इस मतलब सेकेंड पॉइंट पे, यहाँ पे इस स्केलर फील्ड को क्यू पॉइंट में आने पर वो मैक्सिमम रेट कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना डेरिवेटिव जो हम लोग निकाल रहे थे वो कितना लगेगा, वो आपका किसके बराबर होगा, डेल फाई बाय डेल एन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन 2 में ये चीजें दी गई हैं। आपको डी आर मिनिमम कैसे लिखा हमने और डी फाई बाय डेल आर मैक्स कैसे लिखा, ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कौन कौन से, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 आपका क्या दिया गया है, इक्वेशन 2 डी फाई बराबर डेल फाई बाय डेल आर इंटू डी आर दिया गया है। तो डी आर की वैल्यू हमको पता चल गई, डीएन, और डेल फाई बाय डेल आर की वैल्यू पता चल गई, डेल फाई बाय डेल एन, तो यहां पे लाकर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से वैल्यू डी फाई जो चेंज होके आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डेल फाई बाय डेल एन हो जाएगा और डी आर की जगह डी एन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, एकदम इजी वे से मैंने आपको बताया है। अब देखिए क्या करना है कि हमको क्या करना है कि डीएन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, डीएन की वैल्यू हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे, डीएन की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए हम फिगर्स में फिर से चलते हैं, अब हमको चाहिए इस डीएन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, डीएन की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें आपका ये क्या, ये इस एंगल के सामने वाला आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसी बेस की ही वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, या हम लोग डीआर के यहाँ डीएन के साथ जो कंपोनेंट है उसको अगर कहेंगे, दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं, लेकिन आप सिंपली समझिए कि हमको यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू यहां से देखिए क्या निकल के आ जाएगी, अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो कॉस थीटा वहां से क्या हो जाएगा, आधार आपका कितना था, डीएन, और जो आपका हाइपोटेनियस था वो डी आर के बराबर था। यहां पे देखिए इस ट्रायंगल में
यहां से इस ट्रायंगल में देखिए, जो आपका ये हाइपोटेनियस dr के बराबर है और जो बेस है आपका dn के बराबर है, तो यहां से cos थीटा हमने निकाल लिया। cos थीटा बराबर यहां से आप dn बराबर क्या लिख सकते हैं, dr cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, dn बराबर dr cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से dn की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो d फाई बराबर डेल फाई बाय डेल n हो जाएगा इंटू डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, डी आर कॉस थीटा हो गया। अब देखिए, हमको पता है कि हम लोग जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो अगर हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा है। ठीक है, तो डी आर कॉस थीटा को हम लोग को इस प्रकार से चेंज करना है कि ये वैल्यू किसके बराबर आ जाए, ये आपका दो वेक्टर के रूप में एन कैप और डी आर वेक्टर के बराबर हो जाए। तो यहां से देखिए, इसको हम लोग अगर ए वेक्टर को एन कैप मान लें और इसको डॉट इसका कर दे डी आर वेक्टर के साथ, तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन कैप का मॉड इंटू डी आर वेक्टर का मॉड अपॉन इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से एन कैप आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, डीआर है, डीआर वेक्टर है, तो डीआर यहां चेंज हो जाएगा और ये डीआर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग डीआर कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एन कैप इंटू डीआर वेक्टर। ठीक है, तो यहां से डेल फाई बाय डेल एन इंटू यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से एन कैप इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, इतना मैंने एकदम सिंपली तरीके से आपको ये चीजें बताई हैं। अब देखिए, यहां जब सारी चीजें आपके क्लियर हो जाए, इसको कौन सा इक्वेशन मान लेते हैं, मान लेते हैं 5वां इक्वेशन है। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा आपका, देखिए यहां पे फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, डी फाई बराबर जो हमने पिछली क्लास में इक्वेशन निकलवाया था, डेल इंटू फाई मतलब ग्रेड फाई इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, इसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग एक साथ यहां पे लिख लेते हैं। तो आपका पुराना इक्वेशन क्या था, आपका पुराना इक्वेशन आपका था डी फाई और यहां पे डेल वेक्टर फाई इंटू डी आर वेक्टर था, इस तरीके से था। तो अगर इस इक्वेशन 5 को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जो डेल डॉट फाई की जो डी फाई आपका बराबर है डी आर वेक्टर बराबर है, तो मतलब जो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है, ग्रेडियंट ऑफ फाई वो किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, डेल फाई बाय डेल एन इंटू एन कैप के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल गया, यही आपका, इसी से अब हम लोग पता लगा सकते हैं कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ग्रेडियंट का। मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब किसी भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो हमको एक वेक्टर के रूप में मिलता है, और वो वेक्टर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो मैक्सिमम जो डेल फाई डेल एन है, डेल फाई डेल एन है, वो क्या किसके बराबर था आपका, किसके बराबर था बेटा, यहां पे डेल फाई बाय डेल आर के मैक्सिमम चेंज के बराबर था। ठीक है, तो मतलब डेल फाई बाय डेल एन हमको मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एक वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम रेट चेंज के बराबर होता है, किसके, स्केलर फील्ड के। ठीक है, स्केलर फील्ड के मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। मतलब जो आपका ग्रेडियंट ऑफ फील्ड मतलब ग्रेडियंट ऑफ किसी भी स्केलर फील्ड का अगर ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो क्या बताता है, उस फील्ड मतलब कि वो एक नए वेक्टर से दिखाया जाता है, और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम रेट ऑफ
मैक्सिमम रेट ऑफ मतलब दो सरफेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर इसका हमेशा डायरेक्शन होता है। कैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी इक्वेशन को उठा लीजिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को डी फाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि डी फाई को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, यहां से डेल फाई और यहां से डी आर वेक्टर, यही इक्वेशन है। अगर मान लेते हैं कि डी फाई वो आपका 0 के बराबर है, तो आपका क्या होगा, यहां से डी डेल डॉट फाई मतलब डेल ऑपरेटर डॉट फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई डी आर वेक्टर भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और दो वेक्टर कब 0 के बराबर होते हैं, जब वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ए डॉट बी दो वेक्टर हैं, इनका हम लोग मॉड निकालते हैं तो ए बी कॉस थीटा के बराबर। अब जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ए बी कॉस 90 डिग्री बन जाएगा, और जिससे यहाँ पे कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ से ए बी आता है, ठीक है। तो उसी चीज को तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जब दो वेक्टर यहाँ पे 0 के बराबर हैं, मतलब जो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो आपका परपेंडिकुलर है हमेशा डी आर वेक्टर के, ठीक है। ये दोनों चीज आपका क्या बता रहा है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो ग्रेडियंट का है वो हमको यही दो चीज बता रहा है कि पहला कि जो आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो किसी स्केलर फील्ड के एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के, मैक्सिमम रेट जो चेंज होता है स्पेस के अंदर उसके बराबर होता है। मतलब डीआर वेक्टर का जो मैक्सिमम रेट चेंज होगा वो दो सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मैक्सिमम रेट चेंज होगा, तो उस मैक्सिमम रेट को बताता है। और जो उसका डायरेक्शन है वो हमेशा उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, वो या आपका डेल फाई बाय डेल एन के ठीक डायरेक्शन में ही होगा। मतलब जो परपेंडिकुलर दो सरफेस के बीच में, ये दो सरफेस हैं, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही आपका एन कैप को हमेशा दिखाएगा, यही डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि जियोमेट्रिकली हम लोग क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, किससे, ग्रेडियंट से। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। बस सिंपल सा प्रूफ है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे तो आपको ये सारी चीजें प्रूफ आपको करनी होगी, ठीक है। हमने एक स्केलर फील्ड ले लिया और यहाँ पे दो सरफेस मान लिया, दो सरफेस S1 S2 मान लिया, और यहाँ पे जो स्केलर फील्ड हमने फाई एक्स वाई जेड लिया था, यहाँ पे फाई के बराबर है, और S2 पे जो आपका स्केलर फील्ड है फाई एक्स वाई जेड आपका फाई प्लस डी फाई के बराबर है। और हमने मान लिया कि डी फाई जो चेंज है वो हमेशा सेम रहेगा चाहे किसी भी पॉइंट पे बात करें। तो पिछले इक्वेशन से हमने डी फाई की वैल्यू निकाली थी, जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया है कि डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू डी आर वेक्टर के बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि पी आर, हमने कोई आर पॉइंट मान लिया सरफेस S2 पे, जहां से पी पॉइंट से क्यू आर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो डी आर के बराबर था। तो यहां से हमने क्या कर लिया, डी आर के बराबर था, तो यहाँ पे हमने जो इसमें जो चेंजेज आएगा, जो चेंज आएगा वो हमने इसके बराबर ले लिया, और S2 पे एक और पॉइंट मानेंगे। इस प्रकार से उस पॉइंट को मानेंगे कि वो क्या होगा, वो हमेशा नॉर्मल में रहेगा। किस पॉइंट के, P पॉइंट के। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है, तो उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो जिससे हमको पता चला कि जो dr मिनिमम होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उन दोनों सरफेस के बीच में, वो dn के बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है। और डेल फाई बाय डेल आर जो मैक्सिमम आपका रेट चेंज होगा वो हमेशा मैक्सिमम जो आपका मिनिमम डिस्टेंस था उसके रेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया
और यहां से आप बस वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। यहां से आपका ये और फिर फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कर देंगे तो हमारा डेल डॉट फाई मतलब ग्रेड फाई, इसको ग्रेड फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेड फाई आपका डेल फाई बाय डेल एन इंटू एन कैप के बराबर। हमने यहां से दो कंडीशन पता किया कि जो आपका डेल डॉट फाई, हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई किसी की वेक्टर स्केलर फील्ड का निकालते हैं तो वो दो चीजों को बताता है। पहला कि उस वेक्टर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताता है। और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको यहां से पता चल गई, ठीक है। तो ग्रेडियंट के बारे में, ग्रेडियंट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन केवल इतना सा था और जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। और फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपसे बात किया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एग्जाम्पल ऑफ ग्रेडियंट इन फिजिक्स, फिजिक्स में ग्रेडियंट की कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ग्रेडियंट के कुछ एग्जांपल्स जैसे देख लेते हैं। एक कंजर्वेशन फील्ड ले लेते हैं। ये इन कंजर्वेशन फील्ड एफ वेक्टर मतलब फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपका जो फोर्स होता है यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पे यू से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स में इसका पहला यूज हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E इज रिप्रेजेंटेड एट ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो E वेक्टर है वो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रूप में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले थे जो कि ग्रेडियंट के फिजिक्स में, और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स में जो दो फॉर्मूले थे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये था पूरा ग्रेडियंट आपका। अब ग्रेडियंट की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लेते हैं। किसका? ग्रेडियंट का। important properties of gradient, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के रूप में आपके कई फॉर्मूले हैं। जैसे आपका एक फॉर्मूला है कि जो आपका ग्रेड एफ प्लस जी है अगर, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? तो इसको हम लोग इस प्रकार से मान लीजिए लिख देते हैं, एफ प्लस जी है। तो इसका जो ये फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर होता है? पहली प्रॉपर्टी इसको मान लीजिए, ये आपका किसके बराबर होता है? नॉर्मल आपका पहले डेल डॉट एफ के साथ होगा और डेल डॉट जी के साथ होगा, ठीक है। मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी के बराबर होगा। जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन का रूल होता है ना, वही सारे रूल ये भी ग्रेडियंट आपका फॉलो करता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड फॉर्मूला, और डेल डॉट आपका मान लीजिए एफ डॉट जी दिया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा? पहले हम लोग एफ को छोड़ के सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेकेंड का ग्रेडियंट यहाँ पे निकालेंगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जी को छोड़ के उस फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट निकालेंगे सेकेंड का। तो इस तरीके से आपका ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है ये भी होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? अगर आपका एफ बाई जी है तो जैसे हम लोग क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है और जी को छोड़ के आपका ग्रेडियंट किसका निकलेगा? एफ का निकलेगा, प्लस एफ को छोड़ के ग्रेडियंट किसका निकलेगा? जी का निकलेगा। इस तरीके से आपके तीन ये मेन प्रॉपर्टीज हैं जो कि ग्रेडियंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी किसी क्वेश्चन में
यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकता है या फंक्शन की वैल्यू के साथ दे सकता है, तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं इसको पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। और ये थे सारे 3 फॉर्मूले। अब इन्हीं 3 फॉर्मूलों को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला अगर प्रूफ करना चाहें तो फर्स्ट आपका क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी। ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी, इसको प्रूफ करना है तो डेल का वैल्यू पता है। डेल की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल आपका एक ऑपरेटर होता है जिसकी वैल्यू डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड के कैप के बराबर होता है। ठीक है, डेल एक ऑपरेटर होता है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अभी बात करेंगे डेल के बारे में, लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे, और पहले इसको ही देख लीजिए। तो डेल की वैल्यू अगर मान लीजिए रख देते हैं हम लोग यहाँ पे डेल बाई डेल जेड आई कैप, डेल एक्स आई कैप, प्लस आपका क्या हो जाएगा डेल बाई डेल वाई जे कैप और प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और इसको हम लोग डॉट करवाना है किसके साथ, एफ प्लस जी के साथ। ठीक है, अब एफ प्लस जी का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, एफ प्लस जी। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, यहाँ पे डेल बाई डेल वाई ऑफ किसका, एफ प्लस जी हो जाएगा, और प्लस आपका के कैप हो जाएगा किसका, डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ प्लस जी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ हो जाएगा, प्लस आपका आई कैप डेल बाई डेल एक्स जी का हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका इसी तरीके से जे कैप का डेल बाई डेल वाई एफ हो जाएगा, प्लस जे कैप डेल जी बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस आपका के कैप के लिए डेल बाई डेल एफ बाई डेल जेड हो जाएगा, और प्लस के कैप के लिए आपका डेल एफ बाई कितना हो जाएगा, सॉरी डेल जी बाई होगा, डेल जी बाई डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जी वाले को एक साथ कर लीजिए, और आपका सॉरी यहाँ पे जो आपका एफ वाला टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए, और जी वाला जो टर्म है इसको एक साथ। तो यहां से आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड। ठीक है, ये आपका, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, आई कैप डेल जी बाई डेल एक्स प्लस आपका जे कैप डेल जी बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस के कैप डेल जी बाई डेल जेड हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर लिया। तो यहां से इसको हम लोग पूरे को क्या लिख सकते हैं, पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से ग्रेडियंट ऑफ, या हम लोग इसको लिख सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा डेल, इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ एफ लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, और प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी जो होगा वो इसके बराबर होगा, यहां से आपका प्रूफ हो गया। ठीक, क्या करना है, नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन का रूल है वही अप्लाई करेंगे, तो जो हमारा जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी प्रूफ हो जाएंगे। चलिए एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था आपका, दूसरा प्रॉपर्टी आपका क्या है, डेल एफ बाई, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, यहां से दूसरे फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, डेल डॉट एफ जी था, एफ जी।
ठीक है। अब इसका हमको डेल निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, इसका एक प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, डेल की वैल्यू हमको पता है कि आई कैप डेल बाई डेल एक्स है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ डॉट जी हो जाएगा, प्लस जे कैप में इसी तरीके से डेल बाई डेल वाई होता है, और यहाँ पे भी एफ जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे के कैप है, और यहाँ पे डेल बाई डेल जेड इंटू एफ जी हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने क्या आपको पहले वैल्यू लिखा था, तब उसके बाद मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप पहले ही कर दिया। यहाँ पे एफ प्लस जी की जगह एफ डॉट जी लगाना था, तो यहाँ से आपकी वैल्यू अब ये आ गई। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड का रूल लगाएंगे। तो पहले एफ को छोड़ के जी का करली निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, प्लस जी को छोड़ के किसका, एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डेल एक्स आपका इस तरीके से हो जाएगा, प्लस जे कैप इसी तरीके से आपका है, जे कैप है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो एफ को छोड़ के सेकंड का जी बाई डेल वाई, प्लस आपका क्या हो जाएगा, जी को छोड़कर डेल एफ बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस आपका क्या होगा, यहाँ पे के कैप होगा, और के कैप के बाद आपका एफ को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव डेल जेड, प्लस जी को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब डेल जेड, यहाँ पे भी इस तरीके से इक्वेशन होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आई कैप का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई कैप का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आई कैप, या तो हाँ आई कैप का मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए तो उसके बाद किया जाएगा, प्लस आई कैप का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है, डेल एक्स, जे कैप का मल्टीप्लाई करते जाना है, तो एफ डेल जी बाई डेल वाई, प्लस आपका यहाँ पे भी जे कैप रहेगा, जी इंटू डेल एफ बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे के कैप का मल्टीप्लाई होगा, एफ डेल जी बाई डेल जेड, और प्लस आपका के कैप हो जाएगा जी डेल एफ बाई डेल वाई, सॉरी डेल जेड रहेगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसमें से एफ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से एफ कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे एफ किसमें से कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों टर्म में से ले सकते हैं। तो आइए एफ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप डेल जी बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस जे कैप डेल जी बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस के कैप डेल जी बाई डेल जेड हो जाएगा, और आपका क्या होगा, प्लस आपका इसी तरीके से अब हम लोग क्या कॉमन लेंगे, अब जी कॉमन लेंगे, इन तीनों टर्म में से इसमें से और इसमें से अब हम लोग जी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे प्लस आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका आई कैप बराबर डेल एफ बाई डेल एक्स, प्लस जे कैप बराबर डेल एफ बाई डेल वाई, प्लस के कैप बराबर के कैप इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। इस तरीके से आपका ये दोनों इक्वेशन आ गया। तो एफ, इसको इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ जी लिख सकते हैं, प्लस आपका क्या लिखेंगे, जी डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ लिख सकते हैं। तो हमने जैसा कि फॉर्मूला बताया था, एफ डॉट जी का जो फॉर्मूला होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का भी प्रूफ मैंने यहाँ पे करवा दिया अच्छे से। इसी तरीके से आप लोग यहाँ इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। जो थर्ड वाला फॉर्मूला मैंने बताया है, थर्ड वाला क्या है, एफ बाई जी है। अब इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब यहां से हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेल डॉट क्या है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ किसका है, एफ बाई जी है, ठीक है। अब इसको करना है तो ग्रेडियंट की वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ बाई जी हो जाएगा। पहले ही मैं कर दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, प्लस जे कैप
आपका डेल बाई डेल वाई एफ बाई जी हो जाएगा, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एफ बाई जी हो जाएगा। अब उसी तरीके से जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन का रूल है, फर्स्ट बाई सेकेंड का जो रूल हम लोग लगाते हैं वही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर, और यहाँ पे जी को छोड़ के सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल बाई डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, डेल एफ बाई मतलब जी स्क्वायर, पहले क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, फिर डिनोमिनेटर को छोड़कर उसके बाद फर्स्ट वाले का मतलब जो आपका न्यूमिनेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, प्लस आपका जो आपका न्यूमिनेटर है उसको छोड़ के आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है। इस तरीके से ये आपका इस तरीके से टर्म हो जाएगा, इसी तरीके से ये वाले टर्म भी हो जाएंगे। जे कैप करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस एफ डॉट डेल जी बाई डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जी स्क्वायर रहेगा, प्लस इसी तरीके से के कैप का हो जाएगा, यहाँ पे जी डॉट डेल एफ बाई डेल जेड हो जाएगा, और प्लस एफ बाई डेल जी बाई डेल जेड हो जाएगा अपॉन जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, जी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और आई कैप का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 बाई जी स्क्वायर कॉमन हो गया। अब यहां से आई कैप का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों टर्म में, तो क्या हो जाएगा, आई जी डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा, आई कैप एफ डॉट डेल जी बाई डेल एक्स। ठीक है, और आपका इसी तरीके से जे कैप का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे जे कैप का मल्टीप्लाई करिए, तो जे कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैप जी डेल एफ बाई डेल वाई प्लस आपका यहाँ पे जी का जे कैप एफ डॉट डेल जी बाई डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा, के कैप का अंदर मल्टीप्लाई के कैप जी डेल एफ बाई डेल जेड, और आपका प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कैप एफ डेल जी बाई डेल जेड। ठीक है, ये इस तरीके से आपका तीन ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अब तीनों ब्रैकेट में से देखिए यहां से हम लोग इससे हम लोग जी कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी जी कॉमन ले सकते हैं, और यहां से भी जी कॉमन ले सकते हैं, और इसी तरीके से यहां से एफ कॉमन ले सकते हैं इन तीनों टर्म में से। तो वही करेंगे हम लोग 1 बाई जी स्क्वायर, अगर यहां से हम लोग तीनों में से क्या कॉमन ले ले, जी कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स, और आपका क्या बचेगा, जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड। इस तरीके से एक ब्रैकेट इस तरीके से खुल जाएगा, प्लस आपका अगर इसमें से एफ कॉमन ले लेंगे, अब इससे और इससे हम लोग एफ कॉमन ले रहे हैं, तो एफ कॉमन होगा तो यहां से क्या बचाएगा, आई डेल जी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल जी बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल जी बाई डेल जेड। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए 1 बाई जी स्क्वायर को इसी तरीके से रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जी इसको इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ किसका, एफ लिख सकते हैं, तो जी और ग्रेडियंट ऑफ एफ लिख सकते हैं हम लोग, प्लस आपको इस वाले पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ जी लिख सकते हैं, तो यहां से एफ डॉट क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ जी आ गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से प्लस करते हैं, तो यहां से जो इक्वेशन है आपका निकल के आ गया कि जो जी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से डेल डॉट क्या था, यहाँ पे जी डॉट डेल डॉट एफ हो जाएगा, जी डॉट डेल डॉट एफ हो जाएगा, प्लस एफ डॉट डेल डॉट जी हो जाएगा, अपॉन जी स्क्वायर हमारा बाहर था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हमारा एफ बाई जी का
जो आपका प्रूफ था, जो प्रॉपर्टी थी, ये हमारी यहाँ पे प्रूफ होके आ गई। ठीक है, तो ये थे सारे प्रूफ, और इसको कैसे करने हैं मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया। कैसे करना है कि बस यहाँ पे डेल ऑपरेटर का वैल्यू रखना है, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख के जो डिफरेंशिएशन का जो नॉर्मल रूल होता है वही अप्लाई करेंगे, तो ये वाला प्रूफ आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका तीनों प्रूफ भी खत्म हो गया। अब आइए लास्ट में एक और चीज के बारे में हम लोग को बात करना है, एक डेल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डेल ऑपरेटर के बारे में और बात करते हैं। ठीक है, डेल ऑपरेटर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर किसी वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर को हम लोग तीन तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, कैसे कैसे, कोई ए वेक्टर है, इसका हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी वैल्यू के साथ, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 5 स्केलर मान लिया, तो ये आपका क्या वैल्यू देगा, ये आपका एक वेक्टर वैल्यू देगा। ठीक है, एक वेक्टर वैल्यू देगा। एक बार हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए वेक्टर को हम लोग अनदर वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू क्या देगी, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो हमारा क्या मिलता है, एक स्केलर वैल्यू देगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसी तरीके से इस दोनों वेक्टर का, एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं किसके साथ, अनदर वेक्टर के साथ, तो ये क्या वैल्यू देगा, एक वेक्टर वैल्यू देगा, एक वेक्टर वैल्यू देगा। ठीक है, तो किसी वेक्टर को किसी दूसरे मतलब वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन के तीन तरीके हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों पॉसिबल कंडीशन यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब देखिए क्या करना है, इसी तरीके से जो डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर जो होता है उसकी वैल्यू तो आपको पता है, वैल्यू क्या होती है, जो डेल की जो वैल्यू होती है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड होती है। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ये तो पता होगा। तो इसको डेल को भी मल्टीप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं, मिनिमम तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डेल ऑपरेटर का मल्टीप्लाई किसके साथ, किसी स्केलर के साथ, स्केलर यहाँ पे स्केलर फील्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे तो हम लोग स्केलर फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्केलर फील्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो स्केलर फील्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जस्ट लाइक ये आपका जो ये नॉर्मल जो डॉट प्रोडक्ट आपका दे रहा था एक वेक्टर, वही ये भी करेगा। अब अगर हम लोग डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट किसी अनदर वेक्टर के साथ निकालते हैं, किसी अनदर वेक्टर फील्ड के साथ निकालते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो और डेल का ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका, जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करवा सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो जब ये तीन तरीके निकाले गए तो यहाँ पे इसको डेल डॉट ए वेक्टर था, उसको क्या बोला गया, ये डाइवर्जेंस को दिखाता है। ठीक है, डाइवर्जेंस को दिखाता है। ठीक है, और जो डेल के साथ जो क्रॉस हो रहा था किसी भी वेक्टर फील्ड का, उसको क्या बोला गया कि ये कर्ल को दिखाता है। कर्ल को एक नया नाम जुड़ गया कि इनको तो हम लोग नॉर्मल स्केलर वेक्टर जो रिजल्ट आएगा, वो आपको जो रिजल्ट आएगा, जो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसी वेक्टर के साथ, इसको हमने क्या बोला, इसको एक और नाम से जाना गया, इसको हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाया गया डेल ऑपरेटर का किसी अनदर वेक्टर फील्ड से, तो इसको क्या बोला गया, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको याद करने का तरीका अब इसी चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि
जो डाइवर्जेंस ऑफ ए होता है और जो कर्ल ऑफ ए होता है उसका जियोमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और पहले डाइवर्जेंस का देखेंगे, फिर उसके बाद कर्ल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टर्म आपके यहां से निकल के आए कि अब ग्रेडियंट तो हमारा हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद एक्सटेंड आइडिया, जो आपका डाइवर्जेंस का आइडिया कहां से निकल के आया और या कर्ल का आइडिया कहां से निकल के आया, वो आपका नॉर्मल वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन जब किया गया, इस आइडिया से यहां से निकाला गया, यहां से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो यही था आज के क्लासेस में कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा ग्रेडियंट का, और प्लस उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का प्रूफ क्या है, प्लस आपको बताया गया कि डेल ऑपरेटर के आगे के पार्ट कैसे बढ़ा, डेल ऑपरेटर कैसे एक्सटेंड हुआ, उसका आइडिया, जहां से डाइवर्जेंस निकल के आया, कर्ल निकल के आया, क्यों निकल के आया, वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी आज के क्लास में, यही सारी चीजें आज के क्लास में थी जो कि मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दी। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट में जो मैं हर क्लास में बात करते हैं हम लोग अपने कोर्स के बारे में, वो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की जो ऑनलाइन कोर्स की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और बीएससी मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम के सारे सब्जेक्ट के क्लास आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और इस कोर्स का फीचर क्या है कि हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर क्या होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। और अगर कोई बच्चों का कोई मतलब 3-4 बच्चों या कई बच्चे मिलकर कोई एक प्रॉब्लम उनको डाउट आ रहा है, तो उसके लिए लाइव सेशन भी हम लोग अरेंज करवाते हैं। प्लस क्लास का नोट्स, जो अभी क्लास में मैंने जितने भी पार्ट लिखे वो उसका नोट्स भी प्रोवाइड होगा। पीवाईक्यू भी आपको दिया जाएगा। पीवाईक्यू मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, एट द जब जैसे ही यूनिट आपका एक एंड होता है, उसके बाद उस यूनिट के क्वेश्चंस को भी करवाए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे फीचर आपको मात्र 1200 रुपए में दिए जाते हैं, लगभग 1200 रुपए में। और इस कोर्स का ड्यूरेशन जो रहेगा वो 1 ईयर के लिए रहेगा। और जो आपका, अगर इस ऐप के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप का जो नाम है डीएनएस एजुकेयर ऐप, जो यहाँ पे दिया गया है, ये इतना अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। बाकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो यही था सारे चीजें आज के लेक्चर में। अब जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कि कर्ल क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है, उनका फिजिकल और आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।